हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी की अभी 6 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 5 का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। देखो, सभी को पता है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं आ जाएंगी, जैसे बर्फ़ हो गया, जल हो गया, जल वाष्प हो गया। ठीक है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं, भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी की ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा गया है। देखिए गाइस, ये याद रखिएगा कि पृथ्वी की जो सतह है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीप, दूसरा है महासागरीय बेसिन। देखिए, बड़े स्थलीय भूभागों को हम महाद्वीपों के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो स्थलीय भूभाग हैं। ठीक है, तथा बड़े जलाशय, जहाँ पे जलाशयों का जो भाग है उसको हम क्या कहेंगे? महासागरीय बेसिन कहेंगे। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से ये चार्ट दिया हुआ है। 1 मिनट, देखिए ये। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 8,848 किलोमीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है। क्या है? प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? देखिए, इसमें 2 बातें याद रखने योग्य हैं। पहला कि जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर जो है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरी बात, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 11,022 मीटर है। यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ना, जैसे ये हिंद महासागर हो गया। ठीक है, ये प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है, ये अंटार्कटिका महासागर हो गया। आप पाएंगे कि ये सारे महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा ये हो गया महासागरीय बेसिन। क्या हो गया? महासागरीय बेसिन, जहाँ स्थल है। ठीक है, जिन जिन एरियाओं पे स्थल है, ये सारा क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। क्या कहा जाता है? स्थल मंडल। ठीक है, आगे चलते हैं। महासागरों की बात करते हैं। महाद्वीप की बात करते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, जैसे कि देखो, ये है ना। अब ये देखो, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, ये यहाँ पे वाटर है, यहाँ से इसको ये अलग कर रहा है। यहाँ पे वाटर है ना, तो ये यही कह रहे हैं कि वाटर के कारण क्या है, ये अलग अलग हो गए हैं।
ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। पहला है हमारा एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग कहाँ पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध में। मैं यहाँ समझा देती हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से है ना ये। तो यहाँ हमारा उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ठीक है, एशिया। तो आप ये देखेंगे कि ये जो है ना उत्तर वाला एरिया, ये ऊपर वाला, ये यहाँ पे ज़्यादा स्थल मंडल है और नीचे आपको क्या मिलेगा, वाटर, मतलब महासागरीय बेसिन। आगे चलते हैं। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है विश्व का, एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। मतलब ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, ठीक है। एशिया के पश्चिम में क्या है, यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। किससे अलग करता है, यूरोप से। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। देखिए एशिया और यूरोप को अगर हम मिला दें तो उसको हम क्या कहेंगे, यूरेशिया। क्या कहेंगे, यूरेशिया। देखिए ये जो है ना, ये ठीक है, इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें तो ये क्या हो गया, यूरेशिया। बट ये जो पहाड़ है ना यहाँ पे, ठीक है, यूराल पर्वत, क्या है, यूराल पर्वत, जो एशिया और यूरोप को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है एक दूसरे से। अब पढ़ते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है, ठीक है। यूरोप क्या है, एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है, ठीक है। आर्कटिक वृत्त जो है वो इससे होकर गुजरता है। दूसरा, यह 3 तरफ से जल से घिरा है, ठीक है। यूरोप की खास बात क्या है कि ये 3 तरफ से क्या है, जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। जब आप यूरोप को देखोगे तो आप पाओगे कि ये 3 तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है, ठीक है। और यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और एशिया के पश्चिम में स्थित आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये चीज़ें हमें यूरोप के बारे में पता रखनी है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला तो हमारा एशिया था, दूसरा क्या है, अफ्रीका, ठीक है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है, ठीक है। किससे गुजरता है, मध्य भाग से होकर। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाओं से गुजरती है। किससे गुजरती है, तीनों रेखाओं से गुजरती है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि कहाँ, अफ्रीका में ही स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी यानी कि नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त इसके किन किन भागों से होकर गुजरता है, ठीक है। ये आप देख के बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उत्तर अमेरिका, अब पढ़ेंगे उत्तर अमेरिका के बारे में। तो ये है उत्तर अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। पहला हो गया हमारा एशिया, दूसरा हो गया हमारा अफ्रीका और तीसरा हो गया हमारा उत्तर अमेरिका, ठीक है। तीसरा क्या हो गया, उत्तर अमेरिका। तो उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पनामा जल संधि। तो ये आपको याद रहेगा कि दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका किस जल संधि के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं पनामा जल संधि के माध्यम से। आगे चलते हैं। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है, पूरी तरीके से उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं। दक्षिण अमेरिका, अब पढ़ते हैं दक्षिण अमेरिका के विषय में।
दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ठीक है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में आप देख सकते हैं इस चीज़ को। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी अमेजॉन नदी बहती है, ठीक है। तो दक्षिण अमेरिका में कौन सी नदी बहती है? जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, वह बहती है। अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। द्वीपीय महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। आगे चलते हैं अंटार्कटिका पे। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है अंटार्कटिका। क्या है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है, जहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, ठीक है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम मैत्री, दक्षिण गंगोत्री हैं। तो अंटार्कटिका में हमारे यहाँ के कौन से शोध संस्थान हैं? तो पहला है मैत्री और दूसरा है गंगोत्री, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जलमंडल के बारे में पढ़ते हैं। जलमंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग तथा 29% भाग स्थल है, ठीक है। मतलब ये कह रहे हैं 71% जो भाग है पृथ्वी का उस पर जल है और 29% भाग पर क्या है? स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, ठीक है, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल को 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। जो पृथ्वी पर जो जल है ना उसका 97% जो भाग है वो कहाँ पाया जाता है? महासागरों में। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलबड़ जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्यों के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। अब पढ़ते हैं महासागरों के विषय में। तो महासागर, ये कह रहे हैं कि महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, ठीक है। कौन सा? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। पहला प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। तो ये 5 महासागर हो गए जो कि मेन है। आगे चलते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है, जैसे कि भी हमने आगे पढ़ा था, ठीक है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा एस अक्षर के आकार का है, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है, तो ये है अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। देखिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है। दंतरित का मतलब होता है इस तरीके से,
ठीक है। तो जो नाव वाले हैं या जो वो हैं, वो उन्हें यहाँ पर आने में आसानी हो जाती है इस दंतुरित के माध्यम से, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। पहले तो ये त्रिभुजाकार है और इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एवं सक्रिय भाग से जुड़ा है, जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है, ठीक है ना। अब चलते हैं वायुमंडल की ओर। देखिए, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने भी पढ़ा था, जिसमें बहुत सारी गैसेस थी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और भी बहुत सारी। तो वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ पे कि वायुमंडल कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो 1600 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभमंडल, जैसे मान लीजिए हम रहते हैं तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल, इस तरीके से, ठीक है। बहिर्मंडल। अब आगे चलते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि की मात्रा में 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों को पृथ्वी के लिए भी आवश्यक है, मतलब पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, ठीक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, यह तेज़ी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों और पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं, तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। अब आगे जीवमंडल के विषय में पढ़ते हैं। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों में, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के
इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापियों, विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। देखिए, ये चैप्टर सिर्फ इतना ही था, ठीक है ना। अब इसके MCQ जो हैं ये आप एक बार फिर से रीड करके कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में इसके आंसर दीजिएगा। और इस चैप्टर के जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। मैं इसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करूँगी, बिकॉज़ ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें बहुत सारे फैक्चुअल चीज़ें भी हैं, ठीक है ना। और एक बार इसे मैप के माध्यम से और समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।